नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। इस वक्त हम मौजूद हैं आईसीआर के नास्क कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कृषि जागरण द्वारा जाइडेक्स और आईसीआर के सहयोग से माइम्प यानी कि मेक इंडिया ऑर्गेनिक नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, यानी भारत को जैविक तो बनाना है, नेचुरल भी बनाना है और साथ ही प्रॉफिटेबल भी बनाना है। देखिए, हमारे देश में जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग सभी तरह की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन किसानों के फायदे की बातें बहुत कम हैं जो लोग करते हैं। तो यहाँ पर कृषि जागरण ने जाइडेक्स के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया है कि भारत के जितने भी किसान हैं जैविक खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें और साथ ही उनकी जो जैविक खेती होगी वो प्रॉफिटेबल होगी, फायदेमंद होगी। तो जहाँ पर ये कार्यक्रम है 20 और 21 मार्च को आईसीआर के नास्क कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है और जाइडेक्स और आईसीआर का यहाँ पर भरपूर सहयोग मिला है। और इसके अलावा भी और भी जो कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज हैं, उनके सहयोग से भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जितने भी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से किसान आए हैं, उनको किस तरह की यहाँ पर जानकारियाँ दी जा रही हैं डेलीगेट्स की तरफ से और किस तरह की उन्होंने नई नई तकनीकों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो आइए चलिए जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस कार्यक्रम में खास। मेरे ख्याल से ये एक मिश्रित तरीके से काम चलेगा। जैविक और जो कि केमिकल्स यूज़ भी जहाँ ज़रूरत है उसको भी लगाना पड़ेगा। दोनों को कंबाइन करके तब आगे बढ़ सकता है। केवल जैविक से, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 2050 तक, 2047 तक जब तक हम कह रहे हैं 1.7 बिलियन होगी, जो कि वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन होगी। और इसको खिलाने के लिए जब तक कि हमारे पास पूरा अनाज 70% हमको अनाज की पैदावार और उपज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसको करने के लिए क्या जैविक तरीके से हम कर सकते हैं? उसको नहीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि नहीं, हमको इसको साइंटिफिक तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ध्यान में रखते हुए, डिजिटलाइजेशन को, इन सब चीज़ों को, एनालिटिक्स को, बिग डेटा एनालिसिस को, बायोटेक्नोलॉजी को, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को लाते हुए आगे बढ़ना होगा। तब हम कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरह से जो कि नई नई विधियाँ आ रही हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो कि रीतियाँ हैं उनको अच्छी तरह से कैसे, ताकि और देश में जो स्पूरियस पेस्टिसाइड है या स्पूरियस केमिकल्स हैं उनको जितना जल्दी हम हटा सकें हटाना होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे तो हम सबको मिला जुला करके आगे बढ़ सकते हैं। केवल कहिए कि जैविक से हो पाएगा तो ये कहना संभव नहीं है। जैविक खेती का सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले पूरी तरह से, जो भी उनके पास नियरेस्ट जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा या कृषि विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान है या विश्वविद्यालय है, वहाँ जाके उसका अच्छा से प्रशिक्षण लें और टाइम टू टाइम उसे संसर्ग में रहें। उसके साथ रहने पर अगर नए नए प्रौद्योगिकी आती है तो उसको देखते रहेंगे तो उनको उससे फायदा होगा। सीधा जैविक खेती अपने आप नहीं हो सकता है, आपको ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद ये नई नई तकनीकी आजकल आ रही है, जितने भी डिजिटल एग्रीकल्चर से रोबोटिक्स सेंसर्स का है, इस सब का भी उपयोग जितना करेंगे उतना अच्छा हो और उसके लिए उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अच्छा हो तो यदि कहीं डिप्लोमा कोर्स है, कहीं डिग्री कोर्स दे रहा है, जैसे आईसीआर ने भी कुछ कोर्स शुरू किया है, तो उसमें यदि ले तो उनको उससे फायदा होगा। उसको लेने के लिए मैं आह्वान जागरण समूह ने ये पहल की है कि देश को जैविक कृषि के माध्यम से जैविक उत्पादों की ओर लेकर जाना है। देखिए, हमारी कृषि में जो रसायन का बेतहाशा उपयोग हो रहा है उससे हमारे जल स्रोत, भूमि की सेहत एक्सेट्रा और पर्यावरण पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और ये मनुष्य के भविष्य के लिए और सतत विकास के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण और मनुष्य जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखा जाए। और ये जो पहल की है, मैं समझता हूँ कि 2047 तक भारत को जैविक देश की ओर का दर्जा दिलाने की बहुत अच्छी पहल है। और इसमें जो आज सभी लोगों में बहुत उत्साह था, विशेषज्ञ आए हैं, किसान लोग आए हैं, नीति निर्धारक आए हैं, सभी मिलकर ही सोचेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। को देखिए, जागरूकता बढ़ाना ही एक इसमें एकमात्र उपाय है।
इसमें कोई खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उससे तो कहीं कम खर्चा है इसमें, तो किसान के लिए बेनिफिशियल भी है ये सिर्फ लोगों के मन में एक वहम रहता है कि इससे उत्पादन कम हो जाता है या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं है या उसका अभी एक तरह से सर्टिफिकेशन वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड वे में इसको प्रमोट करना पड़ेगा पूरे देश में, और आई थिंक जो नेशनल मिशन प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है इसके लिए, और 1 करोड़ फार्मर्स को उन्होंने जो टारगेट रखा है कवर करना है अगले कुछ सालों में, और इसके लिए आई थिंक भारत सरकार और कृषि मंत्रालय बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि जब हर किसान इसको अपनाना चाहेगा, और सभी के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका कारण ये है कि अभी किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है, और उसमें ऐसा हमें लगता है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सॉइल फर्टिलिटी के माध्यम से ही आती है। तो सरकार ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड का पहले संकल्प बनाया था, उसका ही ये आगे का एक एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनिक जो है वो अब उसका अवेयरनेस कंज्यूमर में बहुत बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर में बढ़ रहा है, कंज्यूमर को ऑर्गेनिक चाहिए, तो फार्मर ऑर्गेनिक कैसे करे, और ऑर्गेनिक के पहले रेसिड्यू फ्री कैसे करें। अभी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी अभी प्राइम मिनिस्टर ने संकल्प लिया है कि नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट बाकी आने वाले बरस में उनका जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है या सिंपल और एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस है वो 100 बिलियन तक जाना चाहिए। अभी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रेसिड्यू फ्री बनाना पड़ता है, और फिर एक बार रेसिड्यू फ्री उनको संकल्प जो करते हैं और उनको करना आता है, तो कंज्यूमर जो इंडिया में है उनको भी ऐसा रेसिड्यू फ्री खाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करे, वो ऑर्गेनिक का पहला एक पायंडा रेसिड्यू फ्री लेबल आना चाहिए। और प्रोसेसिंग में सेक्टर में अगर ज़्यादा FSSAI ने काम किया तो फिर कंज्यूमर को भी हमें रेसिड्यू फ्री खिलाना आ सकेगा, और फिर फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हम ऑर्गेनिक जो है रेसिड्यू फ्री से बढ़ा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के पहले मुझे लगता है कि रेसिड्यू फ्री आना चाहिए, उसके बाद में फिर इंडिया ऑर्गेनिक जो लेबल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आना चाहिए। मगर जो रेनफेड फार्मर्स है उनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में इतना सारा इरिगेशन जो है अभी सभी गांव तक पहुंचा नहीं है। तो जो फार्मर्स रेनफेड प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक तो है लाभदायक ही है। अभी आज का ये जो फंक्शन अभी यहाँ जो हो रहा है, ये जो मीट हो रही है, ये इंडिया के एक इतिहास में ये पहली बार एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कि जो यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी जो दिनों दिन खराब हो रही है, जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और दूसरा ज़मीन में जो केमिकल फर्टिलाइज़र इतने ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और जो रासायनिक खेती हो रही है, उससे पूरे ज़मीन में और ये कैंसरस यानी कार्सिनोजेनिक जो कंटेंट्स आ गए हैं, और जिसकी वजह से पूरे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, और यहाँ के जितने 6 लाख गाँव हैं, हर गाँव में आप देखेंगे तो कम से कम आज के तारीख में 5-6 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट हो चुके हैं। इनको इलाज करना आगे चल के संभव नहीं है। उसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई दे नहीं पाया कि आखिर अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड ये सब बंद कर देंगे तो खेती संभव नहीं है। ऐसा लोगों का मानना था, वैज्ञानिकों का भी यही मानना था कि संभव नहीं है। दूसरा, इतने बड़े मात्रा में और 140 करोड़ क्या, हम तो पूरे दुनिया को पालने की हम बात करते हैं, और यदि इतना अनाज पैदा करना है तो यदि हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड हो जाएगी, हम इतने लोगों को नहीं उत्पादन कर पाएंगे, ऐसा अब तक मानना था। लेकिन आज यहाँ पर ये जो मीट हो रही है, इसके द्वारा ऑर्गेनिक खेती जिसको कहना चाहिए, जैविक खेती भी कह सकते हैं, गौ आधारित खेती कह सकते हैं, इसका उपलब्धता कम होती है। अभी तक ये माना था कि हम एक बोरा इसका गोबर की खाद तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो तो किसी 1 एकड़ के कोने में केवल पूज जाएगी। हम बड़े खेतों में कैसे करेंगे, इतना गोबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन आज उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के तौर तरीके, उनके बारे में चर्चा हो रही है, और इसको हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा करके उसका उपयोग ज़्यादा खेती में, ज़्यादा एरिया में कर सकें, इसके ऊपर विचार हो रहा है। दूसरा, उससे खर्च कम आना चाहिए, और जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिसमें हर बार इसको छोड़ दिया जाता है, कि किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उसका जो लाभकारी है
वो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो प्रमुख रूप से उसको लेकर के और आज ये काम यहाँ बैठक चल रही है। आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है एंड आई एम ग्लैड कि कृषि जागरण जैसी संस्था इसको इनिशिएट कर रही है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक का नॉलेज है, लेकिन ऑर्गेनिक को यूज़ कैसे करना है या कौन सी पद्धति या कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने वो पता नहीं है। आज भी अगर हम देखें जैसे बायोगैस जैसे टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोस्लरी निकलता है, जिसे हम सेंद्रीय खाद भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं खेतों में, लेकिन किसानों को नॉलेज ही नहीं है कि वो यूज़ कैसे करना है और कैसे हम अपनी खेती को ऑर्गेनिक कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को लगता है कि ऑर्गेनिक के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, जबकि ऑर्गेनिक बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल वे में भी की जा सकती है। सो आई थिंक दिस इनिशिएटिव विल रियली प्रूव एज अ बून एंड अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑर्गेनिक इंडिया, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारी पैदावार बढ़े और सॉइल फर्टिलिटी न खोए तो ऑर्गेनिक ही हमारा एक जरिया है। भारत को ऑर्गेनिक बनाने, भारत एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बनाने, ये बहुत अच्छा पहल है एंड इसी में ही हम लोगों का फ्यूचर, जो फ्यूचर जनरेशन है ये जहर फ्री अनाज खाए, ये अच्छी पहल है। इसलिए हम लोग को बहुत जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, भाई ये कैसा अचीव हो, कैसा हासिल किया जा सकता है। इसके अंदर सारे जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो भी पार्टनर्स है इस सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर को, जैसे सीड कंपनीज है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कंपनीज है, ड्रोन के स्प्रेइंग वाले हैं, या मतलब हर किसान है, इंस्टीट्यूट है, साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटीज है, ICR है, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके उसको कैसे हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसे बहुत एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर, हनी बी का जो कल्चर है, हनी बी का इतना इम्पोर्टेंस है इसके अंदर कि अगर आपको पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की है, अगर ये कोऑर्डिनेट करने का है, आज आप देखिए कि अपने पंजाब के अंदर करते और गेहूं का उत्पादन अपने और एरिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण फिर पंजाब के किसान को है मेहनत की और सारा बोल तो है एग्रीकल्चर अच्छी तरह से करते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं भी की वजह से क्या होता है कि कॉस्ट इसका यूज बढ़ जाता है। इस टाइप से हर इंडस्ट्री को अपने इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ना पड़ेगा, किसानों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये इजीली सक्सेसफुल हो सकता है। कि जो मिट्टी है हमारी वो तो ख़राब हो चुकी है। हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन किसी ज़माने में 3%, 3.5% होता था, आज वो 0.4, 0.5% पे आ गया। हमारा जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। तो ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स है इसको तो रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू एन एक्सटेंट कि आज हम बात करते हैं कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, हमें तो कई बार ऐसा लगता है जैसे हम केमिकल इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर उसका एक हिस्सा है। तो इसको पूरा उलटफेर करना होगा और बहुत तेज़ी से करना होगा। और ये जो एक्सेसिव यूज़ है इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, पॉइजन का, इसको बहुत चेक करने की ज़रूरत है। कि अगर हम जैविक खेती की बात करें तो हमारा जो कलयुग चल रहा है, 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है और 5,125 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। 4,000 वर्ष पुराना हमारा खेती का इतिहास है। 67 में हरित क्रांति आई तो हमारा उत्पादन जो है वो काफ़ी कम था, जो अब कृषि के हरित क्रांति आने के बाद वो काफ़ी बढ़ा। उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन हमारी जो सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अभी एक सिंपल प्रयोग उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी ने शुरू किया कि IPM टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैविक खेती का एक तो लोगों को इसके बारे में हम जानते तो हजारों वर्ष से हैं, लेकिन उसको सही ढंग से, जैसे ज्ञान आपको बहुत हो, मंत्र का आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो, लेकिन सही समय पर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दिक्कत है। तो ये कार्यशाला इसलिए उपयोगी है कि कम से कम ये किसानों को जैविक के बारे में सही तकनीकी, देखो सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है ना कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट बनानी हो तो डेटा महत्वपूर्ण होता है, किसान के बस की बात नहीं है। तो किसान और बेसिकली साइंटिफिक विद्वान दोनों अगर एक मंच पे आए तो देश का भी भला होगा। और हमारी जो दिन आज भूल दीजिए, नहीं गांव में तो ब्लॉक लेवल पे आपको जरूर कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। अंधाधुंध जो रसायन का इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं, इवन लगातार हम खुद देखते हैं, जैसे जो सीधे ले रहे हैं सबसे ज़्यादा फल और सब्जी के माध्यम से जहर हमारे शरीर में जा रहा है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि जानकारी, एक तो किसान को जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो उसका विकल्प नहीं है उसके पास।
तो ये विकल्प निकालने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसमें यही होगा कि जैसे जय जवान जय किसान का जहाँ होता है ना, जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी जुड़े, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक पे सही नीयत से और एक प्लेटफॉर्म पे अगर लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, और हमारे आने वाली जनरेशन जो है कम से कम जहर मुक्त रसायन से निजात पा सकेगी। MIONP is concerned, this is one of the good events which Krishi Jagran has organized, and I think it is very much needed at this time because we need to take care of our future generations and ensuring that our mother soil has been taken care of and our future generation are safe and secure and having a good food on their table. This is what I feel, and I wish all the best to all the delegates, organizers and all the participants who are here. As we all know, India is approaching 100 years in 2047. By the time we are targeting our mission MIONP 2047. But are we really eating safe and healthy food, a chemical-free food? No, we all know that. And we all are here to deliberate and discuss on the same. Right? At Geolife, we have developed residue-free farming techniques which focus on nutrition-sensitive farming rather than pesticide-intensive farming. We have got a range of 70 plus biologicals, from seed to harvest, from pest to disease, from biotic stresses to abiotic stresses. Every problem that agriculture is currently facing, that can be cured or prevented through residue-free farming and nutrition-sensitive farming, and through biologicals as well. There are various technology for mass multiplication of microbes. So it has very good shelf life, and the spore count per unit area is very high. So we have developed one technology, is surface technology. Surface technology is Japanese POSI system, and we have developed one this technology. We have developed various POSI room with temperature and humidity and other control conditions. So it's just like work as a one fermenters. So we have developed one rotary autoclave. So whatever the substrate, we autoclave it, and after autoclaving it circulate cooling, and then after cooling we inoculate it and prepare the trays for surface mass multiplications, and we put in the POSI room and mass multiplying. सबका दिल में क्या था वो एक्चुअली बाहर आया अभी। सब चाहता था शुद्ध आहार। ये तब हो सकता है जब जमीन से वो ठीक से आएगा तो। सो मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल इस मिशन कृषि जागरण हैज टेकन अप द आइडिया। मैं कुछ सोचता हूँ, जब मैं गांव में था, मैं गांव का पानी ऐसे उठा के पीता था, कितनी मजा आता था। आज हम सोच भी नहीं सकते। सो हमारा ड्रीम है ये, हमारे लाइफ में एक बार हमें वो मौका मिले गांव से पानी ऐसे लेके पीने का। वो तब हो सकते हैं जब हमारा सारा किसान भाई प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती में जाएगी। उसमें क्या होते हैं, खेत सोइल सबसे पहले ठीक हो जाता है। सोइल ठीक होने में क्या चाहिए, कितनी भी सस्टेनेबिलिटी क्या बात हम कर रहे हैं पूरा ठीक हो जाएगी। सी देख लो सारा कितनी भी वहाँ का इंसेक्ट से, बर्ड से, एनिमल से, और कितनी भी वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, फूल है, ग्रास है, सब कितनी अच्छा हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, सारा हेल्थी हो जाएगी। सो व्हाट हैपेंड, soil become healthy, the water become healthy, the air become healthy, human being will be healthy, animals, everything will be healthy. Is actually you will have a heavenly ambience there. That what we are going to make India by 2047. That's our dream. And the way we got the response आज आपने देखा कितनी अच्छा था। आज तक सबने बोला, हजारों सेमिनार अटेंड किया, लेकिन ऐसे एक सेमिनार, ऐसे डिस्कशन आज तक इसने अटेंड नहीं किया। यही है
इसका क्रेडिबिलिटी, यही है इनकी आंसर। यस, वी विल रीच द कमिटमेंट व्हाट वी हैव डिसाइडेड। तो देखा आपने, यहाँ पर अलग अलग डेलीगेट्स आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से किसान यहाँ पर आए थे, जिन्हें काफ़ी तरह की नई नई जानकारी मिली जैविक खेती को लेकर और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, रासायनिक खेती को लेकर उन्हें तरह तरह की जानकारी मिली, जिन्हें कि जैविक खेती करने के साथ साथ उनको किस तरह की नई नई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जो कि उनकी जैविक खेती में काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इसी के साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें कृषि जागरण के साथ, और ऐसे ही कार्यक्रम कृषि जागरण आपके लिए लगातार लेकर आता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।